नमस्कार। राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता और मैं हूँ स्पर्श। संस्कृति की बात होते ही भाषा का बिंदु खुद ब खुद हमारे सामने आ जाता है। शास्त्रीय भाषाएं दरअसल संस्कृतियों के बीच झरोखों का काम करती हैं। वो विभिन्न सभ्यताओं के अंदर पली बढ़ी संस्कृतियों और उनकी भाषाई धरोहरों को समझने के बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण हैं। चाहे वैश्विक स्तर पर हो या हमारे राष्ट्रीय पटल पर, शास्त्रीय भाषाएं जैसे संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, अरबी, चीनी आदि अपने अपने समय की संस्कृतियों का प्रतीक रही हैं और इनकी साहित्यिक, धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं ने मानव इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला है। इन भाषाओं के ज्ञान से ही अलग अलग संस्कृतियों में ज्ञान, विज्ञान, कला का प्रसार और आदान प्रदान संभव हो सका। जैसे संस्कृत में भारतीय उपमहाद्वीप की धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक परंपराओं का संकलन मिलता है, उसी तरह लैटिन और ग्रीक में भी पश्चिमी दर्शन और विज्ञान का इतिहास दर्ज है। हमारे अपने देश में शास्त्रीय भाषाओं में संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम की सूची में हाल ही में बांग्ला, मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया भाषाओं के शामिल होने के कई सांस्कृतिक आयाम हमारे सामने खुलेंगे। संस्कृत को तो भारतीय धर्म, दर्शन और साहित्य की भाषा माना ही जाता है। हिंदू धर्म के वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और कई अन्य धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्मों के प्रारंभिक ग्रंथों में भी संस्कृत का प्रयोग हुआ है। संस्कृत भारत के वैज्ञानिक और गणितीय ग्रंथों की भी रचना भाषा रही। इसी प्रकार तमिल भी एक समृद्ध शास्त्रीय भाषा है, जिसकी साहित्यिक परंपरा 2000 वर्षों से अधिक पुरानी है। संगम साहित्य, जो प्राचीन तमिल कविताओं का संग्रह है, तत्कालीन भारतीय समाज, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। बिल्कुल नवोदिता, और ऐसे ही तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम शास्त्रीय भाषाओं में भी साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। दक्षिण भारत के संत और कवि इन्हीं भाषाओं के माध्यम से भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा देने में सफल रहे। और स्पर्श, हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं की सूची में नई जुड़ी पाली और प्राकृत भाषाएं बौद्ध और जैन धर्मों की महत्वपूर्ण भाषाएं थी। ठीक इसी तरह बांग्ला, असमिया और मराठी भाषाओं में भी देश के बहुत बड़े हिस्से की संस्कृतियों के पुराने और गहरे आयाम दर्ज हैं। भारतीय सभ्यता में शास्त्रीय भाषाओं के माध्यम से विभिन्न विचारधाराओं और सांस्कृतिक मूल्यों, पद्धतियों का आदान प्रदान हमेशा से होता आ रहा है, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता को एकता के एक मजबूत सूत्र में बांधता चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने भाषा संस्कृति की बात करते हुए रामायण का जिक्र किया था। ये एक सच है कि राम कथा किसी न किसी रूप में समस्त भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन समय से अब तक निर्बाध प्रवाहमान रही है। बिल्कुल स्पर्श, और आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हमें तब हुई जब दुर्गोत्सव और दशहरे के त्योहारों की तैयारियों में हमें कुछ नन्हे कंठ और कदम भी इसमें शामिल दिखे। और दिल्ली एनसीआर में परिस्थितिवश हिंदी और अपनी अन्य देशज भाषाओं से दूर होते बच्चों की एक अनूठी रामलीला मंडली से मिलने का हमें अवसर मिला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुष्का जैन है। सीता, राम और लक्ष्मण और मेघनाथ के मैंने रोल्स करे थे। सबसे अधिक पसंद रोल मेरा था, सोचो कौन सा? मेघनाथ का। क्यों? क्योंकि मुझे ये वाली लाइन बड़ी अच्छी लगी, जिसमें था, बचपन में क्या गाजर नहीं खाई थी? Your eyesight is very poor. एक महीने में सारी लाइन्स लर्न करना बड़ा कठिन था मेरे लिए, बट परंतु फिर भी मैं कर पाई। धन्यवाद। ये है आदि। रामलीला मम्मा और पापा ने बोले करने के लिए। जब मैं रावण के किरदार निभाया, एक मुश्किल वाक्य था जो हिंदी में था। ये है रायका। I only knew a little bit that Ram was the God King and Ravan was the Devil King. I played Lakshman's character
Keikei's character, Sita's character, and Hanuman's character. And Sita was my favorite because she was brave. Challenge was smiling. I couldn't stop smiling and I was nervous that I would not stop smiling. स्टोरी की बोरी ग्रुप द्वारा प्रस्तुत इस बाल रामलीला मंडली के निर्देशक और प्रशिक्षक गीतिका कपूर और अभिनव सभ्यसाची भी हमारी इस मुलाकात का हिस्सा बने। ये लीला आसान नहीं। पहली बात, ये मेरा आइडिया नहीं है। मेरी एक बहुत करीब दोस्त है श्रद्धा गुप्ता, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, थिएटर कंपनी चलाती हैं, स्टोरी की बोरी। तो ये शुरुआत वहां से हुई जहां हमने बच्चों के लिए रामलीला करनी शुरू करी। और ये वो बच्चे थे जो बहुत प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं। जो बैकग्राउंड था बच्चों का, उनके लिए हिंदी भाषा ही अपने आप में एक एलियन लैंग्वेज था, एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। और रामायण या रामलीला की भाषा वो उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल है। और वो अपने घरों में बचपन से ही अंग्रेजी में बात करते हैं। जाहिर है कि अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लौट कर घर आना, वहाँ भी इंग्लिश में बात करना, अंग्रेजी ही इनकी पूरी दुनिया बन जाती है। तो हिंदी या हिंदी साहित्य, हिंदी थिएटर उनके लिए एक बिल्कुल अलग दुनिया बन जाती है। कुछ बच्चे हैं जो शायद मातृभाषा में कुछ वाक्य बोल लेते हो, नाना नानी के साथ रहे हैं या दादा दादी के साथ रहे हैं, तो हमने फोकस ही ऐसे बच्चों पे किया। दूसरी बात है कि थिएटर के कई रूप होते हैं, लेकिन जो लोक थिएटर है, लोक नाट्य है, उसको भी हम चाहते थे इन बच्चों के सामने लाए और वो ऐसे नाटकों में काम करे। तो नौटंकी या रामलीला का जो अपना एक फॉर्म है, वो भी हम इनके बीच लेके आए। मजेदार बात है कि जब यही बच्चे ये परफॉर्म कर रहे होते, ऐसा अभिनय कर रहे होते, उनके दादा दादी, उनके नाना नानी सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में या अपने गांव में ये सब देखा होता है। तो हमारी शुरुआत इसी से होती है कि हम उनसे पूछ पाएं कि आप कितना कहानी के बारे में जानते हैं। वो उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है। तो पहले तो उन्हें हम 2 या 3 सेशंस में उनको कहानी से जोड़ते हैं। इनमें से भी हम क्या हिस्सा लेने वाले हैं, क्योंकि हम पूरी कथा तो नहीं कर पाएंगे। आधे या पौन घंटे में जो हम अपना शो करने जा रहे हैं, उसमें हम क्या क्या ऐसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स लेंगे जो इस पूरे प्रोडक्शन का हिस्सा होंगे। और ये बच्चे चुने नहीं जाते, ये बच्चों को पेरेंट्स खुद ही आगे लाके, ये उन्हीं की नीड है कि बच्चे संस्कृति से जुड़ें, बच्चे भाषा जाने। ये सोसाइटी का हमारा नॉर्म है कि वो क्योंकि इंग्लिश मीडियम में है और घर का माहौल ऐसा है, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक थिएटर माध्यम है कि बच्चों को भाषा से और संस्कृति से जोड़ा जाए। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ऐसी बहुत सी चीजें निकली जो हमें भी नहीं मालूम थी, जो क्योंकि उन्होंने ये कथाएं सुनी हैं अपने दादाजी से, दादी से, नानी से, नाना से। सो ये दैट मीन्स घरों में ये चर्चा है। पर कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको कुछ नहीं मालूम। उनको राम पता थे, रावण पता था। इट वॉज ब्यूटिफुल टू सी कि कितने सारे बच्चों को कहानी पता है और काफी डिटेल में पता और है। बहुत डिटेल में ऐसे एस्पेक्ट्स जो शायद अभिनव और मुझे भी नहीं मालूम थे। तो हम कहानी सुना रहे थे, तो एक उस जगह पहुंचे जब राम सेतु का निर्माण होगा। तो हम सहज रूप में यही बोलते हैं कि पत्थर पे राम का नाम लिखा गया और पत्थर तैरने लगे। उसमें से एक बच्चे ने हमें बोला कि सर, नल एंड नील हेल्प देम। तो ये बड़ा हमें सुखद आश्चर्य हुआ कि इस तरह की चीजें बच्चे जानते हैं। बच्चों को मारिच का नाम याद था। हिंदी में करना आसान नहीं है, तो कई बार हम डायलॉग इंग्लिश में रखते हैं। इंग्लिश से हमारा मतलब है कुछ भारी भरकम जो डायलॉग हैं, जो बच्चे शायद हिंदी में ना बोल पाए या संस्कृत निष्ठ हिंदी में या अवधी वाली हिंदी में ना बोल पाए, तो हम उसको सहज इंग्लिश में कह देते, तो बहुत क्यूट भी लगता है। जैसे सीता लक्ष्मण ने कहा कि भाभी मैं जा रहा हूँ, ये लक्ष्मण रेखा मैंने बनाई है, आप बस ख्याल रखें कि आप इस ओर नहीं आएंगे। देन एंड में उसने एक डायलॉग बोला, जस्ट रिमेम्बर स्ट्रेंजर इज डेंजर, यू नो। सो इट इज इन अ वे वो बच्चा हिंदी भी पकड़ पा रहा है, पर साथ में उसको ये भी है कि यार एक कुछ पार्ट तो मैं ठीक से बोल ही दूंगा। तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत रहता है इससे।
एक चीज जो मैं प्रोसेस के बारे में कहना चाहूंगी कि जब हमने शुरुआत की, हमने जितनी भी एक्टिविटीज है थिएटर की, उसको हमने हिंदी में करना शुरू कर दिया। छोटी सी चीज है कि अगर हम रंगों के बारे में भी बात करें, एक छोटा सा एक्टिविटी है अबाउट फाइंडिंग द कलर इन द रूम। सो बेसिकली हम उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बेहतर कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं आप थोड़े, आपके सेंसेस आप थोड़े अवेयर रहें। तो हमने उसको भी हिंदी में कि कटी पतंग तेरा कौन सा रंग। बच्चों ने पहली बार शायद हिंदी में रंगों के नाम हिंदी में लेने शुरू किए और एंड में हिंदी में ही रंग बता रहे थे। तो पहली बार उनको पता चला नारंगी रंग क्या होता है, सुनहरा रंग क्या होता है। हाँ, वो इतना कुछ लेके गए। हाँ, छोटी छोटी चीजों के द्वारा, खेल द्वारा, रामायण की कथा जितनी वो समझ पाए, पर उसके साथ वो अपनी भाषा का भी और कल्चर से जुड़े और समझे और सवाल उठाए कि ऐसा क्यों हुआ, ये गलत था। तो ये कॉन्वर्सेशन भी एक स्टार्टर है। जैसे रावण एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है उनके लिए। ये जानकर उनको बहुत अजीब लगता है कि एक इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार व्यक्ति क्यों एक नेगेटिव किरदार है। तो उनका हम ये बताते हैं कि उसका एक रॉन्ग चॉइस, उसकी वजह से वो आज तक एक सुपर विलन की तरह उनको माना जाता है। ऐसी क्लासेस हुई जिसमें हमने बात की कि एक अच्छा आदमी किस गलती से बुरा आदमी बन सकता। और नेचुरली रावण तो सबका फेवरेट कैरेक्टर था, सबका। अच्छा, रावण फेवरेट था जी। हाँ, क्योंकि सुपर विलेन था वो कई बच्चे उसको थानोस बोलते थे, बोलते थे एज पावरफुल एज थानोस। तो क्योंकि वो उनके लिए उनके सुपर हीरो की दुनिया से वो एक विलेन ढूंढते थे और उससे कंपैरिजन करते थे। हमारी जो प्रोसेस है उसका सबसे बड़ा आई थिंक जो मुझे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लगता है कि एक बच्चा अगर राम है तो वो शायद रावण भी किसी सीन में बने। तो वो अलग अलग उसको किरदार निभाने का मौका मिलता है। एज अ रिजल्ट वो अलग अलग इमोशंस महसूस कर पाता है, अलग अलग कैरेक्टर को समझ पाता है। तो जितना उन्हें राम बनने में मजा आया, उतना ही उनको रावण बनने में मजा आया। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको सिपाही बनने में मजा आया क्योंकि वो तलवारबाजी कर सकते थे। एक बच्चे ने अलग से बोला कि मुझे हिरण ही बनना है, जबकि हिरण का कोई डायलॉग नहीं था। लेकिन हाँ, लड़कियों ने लड़कों के किरदार किए और बहुत सहज रूप से किए। बल्कि एक बच्चा था उस बैच में, इकलौता लड़का। तो उस बैच में वो एक अकेला लड़का और 9 लड़कियां। तो अब उसको हम क्या क्या बनाए। तो अब ये जितनी लड़कियां थी, एक रावण बन रही है, एक राम बन रही है, कोई लक्ष्मण बन रही है। तो लड़कियों को भी अलग अलग एक तो दूसरे जेंडर का रोल प्ले करना और साथ में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में खेल पाना। और उसमें वो छोटा सा जो लड़का था, तो उसने बोला मैं भी लहंगा पहन के कोई लड़की का रोल कर सकता हूँ। मतलब उसका मन था तो कि जेंडर शूर्पणखा का मुझे रोल दे दें आप। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स भी एक तरह से टूट रहे थे। सिर्फ उसके मन में ये आना कि ये सहज है। और 7 साल, और अगर ये 6.5 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे ऐसी सोच अभी रख रहे हैं तो हाँ, गुलाबी और नीला, पर ये आई थिंक हम तोड़ पाए। हाँ, बिल्कुल। हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शायद हिंदी में बहुत, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है और वो बोल पाना। तो स्टेज पर मुझे सब आई थिंक हम 1 महीने से यही बोल पा रहे हैं कि वो 14 नहीं है, 14 है। तो जब उस बच्ची ने स्टेज पर आकर के 14 बोला, वनवास को वनवास बोला, वैनवस नहीं बोला। राम रावण के अलावा जो किरदार सबसे ज्यादा पसंद करते थे होते हनुमान। क्योंकि हनुमान, उसमें एक पूंछ है, लंका जलाने का दृश्य है और अशोक वाटिका में जब फल खाने का दृश्य है। जिन्होंने उन किरदारों को निभाया उनको बहुत मजा आता था। जब हमारा जो सीता का स्वयंवर है तो अलग अलग किरदार आने थे और उन्होंने धनुष को उठाने का प्रयास करना था। तो हमने सोचा कि हम क्या क्या किरदार लाएं। तो एक चीज जो हमारे दिमाग में आई वो था स्पाइडरमैन। तो बच्चे बहुत खुश थे कि हम स्पाइडरमैन बनेंगे। फिर एक आइडिया आया कि एक हैरी पॉटर भी लाएं, वो स्पेल अपना यूज करे। फिर एक बाहुबली, हमने कहा अब देसी सुपर हीरो भी लाना है। फिर हमने बच्चों ने बोला कि बाहुबली भी लेके आए, तो हम एक बाहुबली भी लाए। और क्या लेके आए हम, और हमने आयरन मैन लेके आए। ये सब नहीं उठा पाए अपने बल से। फिर आखिर में राम जी ने ही धनुष उठाया और फिर जो हुआ सो हुआ। और जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, भगवान जन्म लेते हैं। कहानी है एक भाई की, एक कहानी है एक पुत्र की, एक कहानी है एक भक्त की, एक कहानी है रामायण की।
ये आवाज है तोइशा की। ये लीला आसान नहीं। गीतिका कपूर, अभिनव सब्यसाची और कुछ नन्हे स्वरों के साथ ये शब्द चित्र अभी आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। भारतीय संस्कृति और परंपरा की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहें तो भारत की दृश्य श्रव्य विरासत यानी कि ऑडियो विजुअल हेरिटेज हमारी संस्कृति के समृद्ध इतिहास का एक अनमोल हिस्सा है। बिल्कुल। वैश्विक पटल पर देखें तो यूनेस्को विश्व भर में ऑडियो विजुअल हेरिटेज को संरक्षित करने के लिए हर साल 27 अक्टूबर को वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज जैसे अभियानों के माध्यम से जागरूकता के प्रयास कर रहा है। यूनेस्को और भारत की साझेदारी के तहत कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स भी इसमें शामिल हैं। भारत में आकाशवाणी और दूरदर्शन सम्मिलित प्रसार भारती आर्काइव्स, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन, इंडियन आर्काइव ऑफ द मूविंग इमेज और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इस क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं। तो चलते हैं और मिल आते हैं नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स प्रकल्प के निदेशक प्रतापानंद झा से और इस विषय को थोड़ा और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। एक विरासत ऐसी भी। पहला सवाल तो मेरा यही है, जो श्रोता है हमारे जो सुन रहे हैं उनको अगर ये बताना हो कि आखिर ये ऑडियो विजुअल हेरिटेज है क्या। अगर हम अपने पास्ट को देखें तो हमें अपने पास्ट को समझने के लिए हमारे पास 3 तरह की चीजें हैं जिसके बेसिस पे हमने अपने पास्ट की जो हमारी रिचनेस है उसको हम एनालाइज कर सकेंगे। उसमें एक मॉन्यूमेंट्स है, दूसरा मैन्युस्क्रिप्ट्स है और तीसरा हमारा लिविंग ट्रेडिशन है। इस लिविंग ट्रेडिशन को अगर हमें किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट करनी है, उसको अगर हमें प्रिजर्व करनी है तो उसके लिए जो माध्यम हम यूज करते हैं वो ऑडियो विजुअल मटेरियल है। और इस ऑडियो विजुअल मटेरियल के माध्यम से ही हम अपने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके हम अपने पास्ट को देख सकते हैं। तो अब ये तो बात हो गई कि ऐसा जरूरी क्यों है, क्यों हम ऐसा करना चाहते हैं। अब है कि इसमें हम इस समय कर क्या रहे हैं, वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, और थोड़ा सा अगर आप इसको लिंक कर सकें कि पहले ऐसे कौन से प्रयास थे जिनसे ये चीजें होती आ रही थी और अभी जो आप कर रहे हैं उसके बारे में। अगर हम ऑडियो विजुअल की हिस्ट्री को देखें तो ये लगभग 100 साल पुरानी है। जब वायर रिकॉर्डिंग्स, मैग्नीशियम वायर रिकॉर्डिंग्स से ये शुरू हुई थी ऑडियो की रिकॉर्डिंग्स, बाद में वीडियो आई और आज भी डिजिटल मीडियम में हम इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक इस टेक्नोलॉजी का सवाल है, ये टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली चेंज होता रहा और इसीलिए पिछले लगभग 2 दशक से जब से हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है, एनालॉग मीडियम में जो डेटा है वो धीरे धीरे पिछड़ता चला जा रहा है। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि हम उसको डिजिटाइज करके आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए, जिससे कि जो आज का जो डिजिटल इक्विपमेंट है उसके ऊपर में हम उसको सुन सकें। इस प्रोसेस में जो पिछले 100 साल की जो डेवलपमेंट है, इस प्रोसेस में हुआ ये है कि ये जो डेटा जो इंडिविजुअल कलेक्शंस में है या इंस्टीट्यूशनल कलेक्शंस में है, चूंकि अब डिजिटल डेटा पे लोग आ गए हैं और प्लेयर्स चूंकि मिल नहीं रही है, तो ये धीरे धीरे उसमें जो कुछ भी डेटा रिकॉर्डेड थे उसमें से कुछ रेयर क्रिएटिविटी है, कुछ हमारे आर्टिस्ट्स के, जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसी को सोचते हुए भारत सरकार ने जब 12th 5-year प्लान 2012 में प्लान किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तरफ से, तो एक ऐसे प्रोजेक्ट्स का प्रारूप बनाने पे बात हुई थी कि हम उस डेटा को जो पुराने फॉर्मेट में लॉक हो गए हैं उसको हम किसी न किसी तरह से सुरक्षित कर सकें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को उस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2014 में मंत्रालय के तरफ से हमारे पास रिक्वेस्ट आई, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और इम्प्लीमेंटेशन में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि एक तरफ हम बोल रहे हैं कि जो डेटा ऑलरेडी पुराने फॉर्मेट में लॉक हो गए हैं उसको हम डिजिटाइज करें, लेकिन जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसकी अपनी लिमिटेशन है। जिस फॉर्मेट में हम उसको सेव करते हैं वो फॉर्मेट कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, जिस मीडियम में हम उसको सेव कर रहे हैं वो मीडियम कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तीसरी चीज है कि जिस एप्लीकेशन के थ्रू हम उसमें डेटा स्टोर करते हैं या जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं वो एप्लीकेशन भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अब इन तीनों के बीच में सामंजस्य कैसे हो, और ये चैलेंज केवल हमारे लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। इसमें एक और भी चीज है कि हमारे यहाँ पे हम कल्चर के लिए बोलते हैं कि कल्चरल डेटा जितनी पुरानी है माना जाता है कि वो उतना ही ऑथेंटिक है, और टेक्नोलॉजी जितना नया है उतना यूजफुल है। अब इन दोनों के बीच का सामंजस्य अपने आप में एक मेजर चैलेंज था। इस संबंधित जो स्टैंडर्ड्स बनी 2012 में, जिसको ISO 16363 बनाया गया, तो वो बेसिकली 2012 में अप्रूव हुई।
लेकिन 2017 तक इसके ऊपर में कोई भी आर्काइव सर्टिफाइड नहीं हो पाया था, क्योंकि उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि कोई भी आर्काइव अपने आप को उसके हिसाब से नहीं बना पा रहा था। इसीलिए हम ये सोच रहे थे कि क्यों ना हम इसमें आगे बढ़ें, और फाइनली 2017 नवंबर में हम दुनिया के पहले ISO सर्टिफाइड ट्रस्टवर्थी डिजिटल रिपोजिटरी बने। आज के दिन में भी 2024 की अगर हम बात करें तो केवल 3 ही रिपोजिटरी को आज तक ISO सर्टिफिकेशन मिली है। हमारा पहला था, दूसरा US का पब्लिकेशन हाउस है, और तीसरे को इस बार ब्राजील की एक कंपनी है जिसको इस बार फरवरी में 2024 में मिली है। हमारी भी सर्टिफिकेशन केवल 3-3 साल के लिए मिली थी। हमें फिर से उसको री सर्टिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि कोविड के चलते बीच में ये शेड्यूलिंग उसकी बंद हो गई थी। जो आपने कहा सर्टिफिकेशन इतना मुश्किल है, बहुत कम लोगों के पास है, इतना आसान नहीं है इसको ट्रस्टवर्दी बनाना, तो उससे आपका आशय क्या है? देखिए, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस होती रहती है तो उसको आप कैसे कोप करेंगे, और इस चीज को मेजर करने के लिए जब भी हम कोई डेटाबेस बनाते हैं तो पहले तो मेटा डेटा के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, क्या वो मेटा डेटा लॉग्ड तो नहीं हो जाएगी। ऐसा कोई भी स्टेप तो नहीं है आपके एप्लीकेशन में जो कल जाकर के अगर कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या एजेंसी अपना एप्लीकेशन बंद करे तो आपका पूरा का पूरा आर्काइव क्लोज हो जाए। तो एक तो आपका पूरा का पूरा ओपन सिस्टम में है कि नहीं है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि ये जो आप बता रहे हैं कि आपने अपने हिसाब से ओपन सिस्टम बना लिया, किसी थर्ड पर्सन ने, थर्ड एजेंसी ने उसको चेक किया है कि आप जो बोल रहे हैं क्या उसी के अनुरूप है। तो एक तो ये सिस्टम है कि आपने अपने हिसाब से उसको सिस्टमेटिक बनाया, और इसीलिए ये जो ऑडिट का प्रोसेस है ये 3 लेवल में है। एक तो इंस्टीट्यूशनल ऑडिट के हम कन्विंस्ड हैं कि अब हमारा सिस्टम है वो सही है। उसके बाद दूसरा कन्विंस्ड है कि नहीं है, एक थर्ड पार्टी ऑडिट होगी, वो ये देखेगी कि आप जो बता रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है। और तीसरा चीज की जो वर्स्ट कंडीशन है, किसी भी आर्काइव्स के लिए वर्स्ट कंडीशन आती है कि अभी अगर माइग्रेशन के लिए फंड नहीं है, तो इन सारे सीक्वेंसेस को मिला करके ये इंश्योर करना कि हमारे आर्काइव्स के ऊपर में कोई थ्रेट नहीं है। और ट्रस्टवर्थीनेस का डिफिनीशन ही यही है कि हमारे ऊपर आर्काइव्स के ऊपर में आने वाले खतरे को इन एंटिसिपेशन उसको समझना और इन एडवांस एक्ट करना कि वो खतरे से हम इसको बचा सकें। जो इसको इस्तेमाल करते हैं, जो आर्काइव है, वो आप अल्टीमेटली इसके जो कंज्यूमर आप कह लीजिए जो इसको करेंगे एक्सेस, उनके लिए ये जो व्यवस्था है वो क्या निशुल्क है, या इसमें किसी तरह का शुल्क लगता है, या कोई मान लीजिए शोध में है या मेरे जैसे लोग हैं जो कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, उनको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उसका तरीका क्या है हम अगर इसको एक्सेस करना चाहें तो? देखिए, अभी जो हमारा नेशनल कल्चरल ऑडियो विजुअल आर्काइव्स का पोर्टल है, इसमें बेसिकली 30 इंस्टीट्यूशंस के डेटा है। बेसिकली ये 30 आर्काइव्स का ये आर्काइव है, और इसमें 15 गवर्नमेंट के हैं और 15 प्राइवेट हैं। जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में हैं उनके भी डेटा वहाँ पे एक्सेसिबल है, उनकी एक कॉपी उनके पास भी है, और जो प्राइवेट वाले भी हैं उनकी भी एक कॉपी उनके पास है और एक कॉपी हमारे पास है। तो अभी तक हम लोगों ने जब भी किसी और को वो डेटा की जरूरत होती है तो हम उस इंस्टीट्यूशन के पास उनको रेफर कर देते हैं कि आप उनसे जाकर के वो डेटा ले लीजिए अगर फर्दर उसके ऊपर में काम करना है। अभी तक जो हमने कलेक्शन लिया है वो कलेक्शन अनपब्लिश्ड कलेक्शन को लिया है, नॉन कमर्शियल कलेक्शन को लिया है। तो अभी तक हमारे जो लगभग 31,500 घंटे हैं इसमें वो वही हैं। पब्लिक डोमेन में है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकती है। केवल हम लोगों ने अभी इतना ही रेस्ट्रिक्शन दिया है कि कोई उसको डाउनलोड नहीं कर सकता है कि उसको मिसयूज कर सके। लेकिन अगर वहां पे देख करके अगर आपको किसी को भी वो डेटा चाहिए तो वो इंस्टीट्यूशन कंसर्न को रिक्वेस्ट कर सकता है, और अगर वो परमिट देंगे तो हम फिर आपको डाउनलोड की फैसिलिटी दे देंगे। जिस तरह से फिल्म आर्काइव काम कर रहा है या फिर जैसे प्रसार भारती का अपना आर्काइव है, किस लिहाज से ये चीज अलग तरीके से काम कर रही है? देखिए, ये जब हम लोगों ने इन इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करना शुरू किया तो इसमें अलग अलग फॉर्मेट्स के थे। जो फिल्म आर्काइव्स हैं या दूरदर्शन के आर्काइव हैं, तो इसमें जो फॉर्मेट है वो लिमिटेड है। पहले इस फॉर्मेट में थी, अब इस फॉर्मेट में है। बहुत ज़्यादा फॉर्मेट का चेंज नहीं है। लेकिन जब हम कल्चरल डेटा को देखते हैं और अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन देखते हैं, इवन इंडिविजुअल कलेक्शंस में भी मैं देखते हैं, तो इसमें फॉर्मेट्स अलग अलग हैं। मैग्नीशियम वाइड रिकॉर्डिंग से लेकर के और आपको आज तक डिजिटल डेटा के बीच में आपको लगभग 15-20 अलग अलग फॉर्मेट्स के डेटा मिल जाएंगे, और इन सब के लिए अलग अलग तरह के इक्विपमेंट चाहिए जिसके ऊपर में ये प्ले हो सकता है। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन है इस तरह के डेटा के लिए, क्योंकि डेटा का जो फॉर्मेट्स है और जो मीडियम है वो अलग अलग है। वहाँ पे चूंकि वैसे वॉल्यूम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन फॉर्मेट्स की कैटेगरीज लिमिटेड है, इसलिए वो थोड़ा सा मैकेनिकल वर्क वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे क्रिएटिव वर्क ज़्यादा है। और आपकी भविष्य की योजना इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लें तो क्या है? एक्चुअली जब ये प्रोजेक्ट हमारे पास आई थी
तो हमें ऐसा लगा था कि जो लिमिटेड फंड उस टाइम में भारत सरकार ने हमें एलोकेट किए थे उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमने भारत सरकार को पहले जाकर के यही बोला कि हम इस फंड से हम छोटे से एक पायलट प्रोजेक्ट करके आपको दे देते हैं। लकीली सीडैक आगे आया और उसने एप्लीकेशन हमें फ्री में डेवलप करके दिया। NIC फ्री में स्पेस देने के लिए तैयार हो गया। तो हम अपने डेटा को बढ़ा करके थोड़ा सा लगभग 31,500 घंटे को ऑनलाइन कर पाए। तो ये बहुत कॉस्टली अफेयर है और उसके बाद भी उसको फर्दर माइग्रेशन की जरूरत है। तो ये एक कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट है। बहुत शुक्रिया। एक विरासत ऐसी भी दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल हेरिटेज को सहेजने के प्रयासों पर अभी आपने नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स प्रकल्प के निदेशक प्रतापानंद झा से भेंट वार्ता सुनी। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। भारतीय संगीत की कर्नाटक संगीत परंपरा में पद्म भूषण संगीत कलानिधि सिम्मनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर के स्वर हम सब के बीच उनकी उपस्थिति आज भी सुनिश्चित कर रहे हैं। 31 अक्टूबर उनकी पुण्यतिथि है। उन्हें याद करते हुए कर्नाटक शैली के शास्त्रीय गायक मुकुंद शर्मा। सुविख्यात गायक विद्वान सेमंगुड़ी श्रीनिवास अय्यर को कर्नाटक संगीत क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए एक विशिष्ट स्थान है। उन्होंने अपनी एक शैली बनाई जिसे सेमंगुड़ी बानी कहा जाता है। चाहे वो राग की प्रस्तुति हो, रचनाओं की नोटेशनल स्ट्रक्चर हो, नर्वल और स्वरों का कल्पना हो, कर्नाटक संगीत के इडियम की प्रस्तुति में शुद्धता, विशिष्टता शुरू से अंत तक उनकी प्रस्तुति में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सेमंगुड़ी ने 1956 से 1959 तक आकाशवाणी मद्रास में कर्नाटक संगीत के चीफ प्रोड्यूसर ऑफ म्यूजिक के रूप में कार्यरत थे। वो त्रिवेंद्रम में स्वाति तिरुनाल संगीत अकादमी में संस्था के प्रिंसिपल बने। स्वाति तिरुनाल अकादमी में उनकी जिम्मेदारियों में से एक महाराजा स्वाति तिरुनाल की रचनाओं को म्यूजिकली रिवाइव करना था। उनकी संगीत विरासत प्रत्यक्ष शिष्यों और अप्रत्यक्ष शिष्यों के माध्यम से आगे बढ़ी। उनके प्रमुख शिष्यों में भारत रत्न विदुषी MS सुब्बलक्ष्मी, पाले CK रामचंद्रन, V सुब्रमण्यम, नेयतिंकर वासुदेवन, त्रिवेंद्रम RS मणि, वैगल ज्ञानस्कंदन, पारसाल पोन्नम्माल, K वमनकुट्टी और KJ येसुदास इत्यादि कलाकार गणमान्य हैं। ऐसे दिग्गज को याद करना एक सच्ची श्रद्धांजलि है। गुरु बिन सून, स्वरांश शास्त्रीय गायक मुकुंद शर्मा। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। और अब इस माह के कुछ खास दिन। हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ये दिन 1874 में बर्न, स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ को याद करता है और समाज में डाक सेवाओं की भूमिका को रेखांकित करता है। बीती 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में हमें इस बात पर विचार करने का मौका मिला कि आत्म अभिव्यक्ति और उससे हासिल भावनात्मक राहत हो या सामुदायिकता और सामाजिक जुड़ाव के प्रयास हों या फिर मानसिक और शारीरिक विकारों में आर्ट और म्यूजिक थेरेपी जैसे हस्तक्षेप हों। ये कलाएं न केवल रचनात्मकता और कला सौंदर्य का प्रदर्शन करती हैं, बल्कि हमारे जीवन के कई पक्षों को और समृद्ध करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 21 अक्टूबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की स्मृति में आजाद हिंद दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस महत्वपूर्ण मोड़ की स्मृति को जीवंत करता है जब नेताजी ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। भारतीय संस्कृति की अविरल धारा में उस्ताद अब्दुल करीम खां, राजा रवि वर्मा और बेगम अख्तर के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। स्पर्श और नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।